गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन को स्टार्ट कर रखा है, जिसका सेकंड पार्ट अपन आज कंप्लीट करेंगे। यानी अपन लोगों ने ये देख लिया था कि जो फर्टिलाइजेशन है तो स्पर्म है उनको वेजाइना में इंजेक्ट कर दिया गया था। वेजाइना से जो स्पर्म थे वो कहाँ पहुँच गए थे? ओविडक्ट तक पहुँच गए थे। ठीक है, अब ये जो ओविडक्ट है मैं केवल इसी का ही डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने। ओविडक्ट का ये लीजिए, ये हो गई ओविडक्ट। ये इसका इनफंडिबुलम वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे ऑस्टियम जो पोर प्रेजेंट होता है। अब देखिए ओवेरी से, ठीक है, यहाँ ओवेरी है तो ओवेरी से ओव्यूल्यूशन सेकेंडरी जो oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte एंटर करेगा ओविडक्ट के अंदर। अब ओविडक्ट के अंदर कौन एंटर कर रहा है? सेकेंडरी oocytes एंटर कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी जो oocytes है उसके अंदर अपन ने बताया था, एक तो ये मेम्ब्रेन है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। साथ ही साथ में एक ये मेम्ब्रेन होगी जिस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा? कोरोना रेडिएटा बोला जाएगा। और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो न्यूक्लियस होगा फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। जो इसका न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था वो हैपेलॉइड बताया था। वैसे ही देखिए वेजाइना से यूट्रस से होते हुए स्पर्म की जो एंट्री है वो ओविडक्ट में हो जाती है। तो स्पर्म वाला जो रीजन है उसमें हेड रीजन है, अपन स्ट्रक्चर की थी स्पर्म की। मिडल रीजन है इसका, और मिडल रीजन के साथ में क्या बनी हुई है? टेल पोर्शन बना हुआ है। इसका जो हेड वाला रीजन है उसमें कैप लाइक फॉर्म है, इसको एक्रोसोम बोला है अपन ने। और साथ में ही इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कौन सी फॉर्म में? हैपेलॉइड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे जैसे देखिए इतना जो काम था वो अपन पीछे वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि अपन ने एंट्री करवा दी थी ओविडक्ट तक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, अभी इससे कनेक्टेड करेगा, इससे टच करेगा। तो ओविडक्ट से हुआ तो मैं यही पोर्शन अब यहाँ एक्सप्लेन करी, थोड़ा डायग्राम बड़ा बन जाएगा इसकी वजह से। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? जो ये जोना पेलुसिडा, जोना रेडिएटा ओविडक्ट में है कंप्लीट प्रोसेस ये। ठीक है, जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, न्यूक्लियस, ये प्लाज्म हो गया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो हैपेलॉइड फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर। चलिए अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो सरफेस ऑफ द ओवम, surface of the ovum secrete a specific chemical. This specific chemical is known as the fertilizing. Specific chemical is known as fertilizing. The surface of the ovum secrete a specific chemical. This chemical is known as the fertilizing. The fertilizing nature is the glycoprotein. Nature is the glycoprotein. Next, clear? This fertilizing create a specific surface on the ovum for the attachment of the head. The fertilizing create a specific site, for the binding of head of sperm। क्लियर हुई ये बात आपको कि जो फर्टिलाइजिन है ये क्या करती है? एक स्पेसिफिक सरफेस प्रोवाइड करवाती है। वो स्पेसिफिक जो सरफेस होगी वो स्पर्म के हेड, यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा? स्पर्म का हेड जुड़ जाएगा। यानी कि अब स्पर्म का जो हेड है वहां पे प्रेजेंट है एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट है। तो द fertilizing, anti-fertilizing are react. Then the fertilizing, anti-fertilizing are react. क्लियर हो गई इतनी बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है, आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म द ओवम सिक्रेट fertilizing. This fertilizing
provide a specific surface for the attachment of anti-fertilizing. The fertilizing anti-fertilizing are react to secrete the lysis enzyme. आपको याद होगा जब अपने हेड की स्ट्रक्चर की थी, तो हेड की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका जो हेड पार्ट है वहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट है ना? क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम प्रेजेंट है. दिस एक्रोसोम रिलीज द हाइलोयूरिडिनेज एंजाइम. And the upper portion has the fertilizing anti-fertilizing points. ये बात याद थी ना? तो जैसे देखिए फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ. रिएक्शन होते ही जो हेड एक्रोसोम के अंदर, हेड में एक्रोसोम वाला पार्ट है, कैप लाइक जो फॉर्म है, वहां से टू सीक्रेट द लाइसिन एंजाइम, स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या काम करता है? अब देखिए ये क्या काम करेगा. ये जो मेम्ब्रेन है ना, एनवल्प प्रेजेंट है, क्रोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, इन सबको क्या कर देता है? डिजोल्व कर देता है. अब ये डिजोल्व कैसे करेगा वो भी अपन देखते. अब नेक्स्ट देखो, जो लाइसिन जो एंजाइम था, अब ये लाइसिन एंजाइम के अंदर हाइलोयूरिडिनेज एंजाइम प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? हाइलोयूरिडिनेज एंजाइम प्रेजेंट है. अब जो हाइलोयूरिडिनेज एंजाइम है, नेचर इज द एसिडिक नेचर किसकी? हाइलोयूरिडिनेज एंजाइम की. और जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग भी एसिडिक नेचर का होता है, और फर्टिलाइजिंग है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है. अब जो हाइलोयूरिडिनेज वाला जो पॉइंट होगा वो एसिडिक नेचर का है. ये जो एसिडिक नेचर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या होगा कि इंटरसेलुलर जो स्पेस है, क्या है? इंटरसेलुलर जो स्पेस है, उसके अंदर हाइलोयूरेनिक एसिड क्या प्रेजेंट है? हाइलोयूरेनिक एसिड प्रेजेंट होता है. क्या होता है? हाइलोयूरेनिक एसिड है, उसकी वजह से डिजोल्व हो जाते. कौन सा? इंटरसेलुलर स्पेस है, डिजोल्व कौन? डिजोल्व थ्रू द हाइलोयूरेनिक एसिड. Then they dissolve through the hyaluronic acid, the corona radiata to attach with the glomerulosa cells of corona radiata. ये ना corona जो रेडिएटा है उसकी ग्लोमेरुलोसा सेल्स के साथ में अटैच हो जाता है. टू अटैच द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा. ये लीजिए हाइलोयूरिडिनेज अटैच हो गया चारों तरफ कोरोना रेडिएटा के साथ. मैंने इसको अटैच करवा दी. अब जैसे ये अटैच होता है तो इन्हीं के पास कोरोना रेडिएटा है ना, तो एक एंजाइम हाइलोयूरिडिनेज है ना, उसके अंदर हम बता देंगे कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम to dissolve the corona radiata and the zona pellucida dissolved by the acrosine. Then after the sperm enter in the न्यूक्लियस ऑफ ओवम. यहाँ तक. अब इसको देखते हुए कहाँ चला गया? पेनिट्रेट करते हुए इसका हेड जो रीजन है वो कहाँ आ गया है? ये लीजिए एंटर हो गई, ये टेल वाला पोर्शन. क्लियर हो गई इतनी बात सभी की? एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ.
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग जो कहाँ है, सरफेस ऑफ ओवम पर है, प्लस फर्टिलाइजिंग तो कहाँ हो गया, सरफेस ऑफ ओवम हो गया, और ये हो गया एंटी फर्टिलाइजिंग। और एंटी फर्टिलाइजिंग presents the head of sperm are combined then after to release the lysine enzyme, the lysine enzyme of the sperm, the lysine enzyme dissolve the membrane envelope of the ovum, and envelope made up of the 2 points. First is the corona radiata and the second is the zona pellucida. The lysine enzyme contain a hyaluronidase enzyme. This hyaluronidase enzyme कहाँ प्रेजेंट है, जो लाइसिन एंजाइम है ना, हाइलोयूरिडिनेज एंजाइम, ये क्या करता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस है उनके किसके इंटरसेलुलर स्पेस, जो ये मेम्ब्रेन्स नहीं होती क्या, इनके इंटरसेलुलर स्पेस के पॉलीमर को डिजोल्व कर देता है। इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा इनमें प्रेजेंट हाइलोयूरेनिक जो एसिड है उसके पॉलीमर को क्या कर देता है, ये डिजोल्व कर देता है। नेक्स्ट जो अपन क्रिएट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, एंट्री ऑफ, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड रहेगा, अभी एंट्री हो गई। अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये देखिए, ये कोरोना रेडिएटा है, क्या है ये, कोरोना रेडिएटा वाला जो पार्ट होगा उसी से रिलेटेड कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम होगा। कोरोना पेनिट्रेट एंजाइम है वो कोरोना रेडिएटा को ये लीजिए ब्रेक कर देगा, एक्रोसिन जोना पेलुसिडा को ब्रेक कर देगा, और इसके साथ में किसकी एंट्री हो जाएगी, स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म का जो हेड होगा वो ओवम के न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए प्रिपेयर यानी एंट्री हो चुकी है। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहे, और ये सब पॉइंट्स हो पा रहे हैं ओवी डक्ट के अंदर ही क्लियर हुआ है कंप्लीट प्रोसेस। चलिए अब देखिए, जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है ना तो और स्पर्म एंटर नहीं कर सकते, एक ओवम में एक ही स्पर्म एंटर करता है, ओनली वन स्पर्म एंटर इन द ओवम। तो नेक्स्ट प्रोसेस, एक मैंने एंटर करवा दिया, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी सेकेंड नंबर पे वो होगी कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन में देखिए क्या होगा, एक बार वापस बना देती हूँ मैं। कोरोना रेडिएटा है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, जैसे एक बार अपन वापस बनाते, ये होगी जोना पेलुसिडा, टूट गई, जोना पेलुसिडा है, ये साइटोप्लाज्म वगैरह वो बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। ये क्या थी, कोरोना रेडिएटा थी। अब ये दोनों तो पेनिट्रेट हो गई, यहाँ से पेनिट्रेट होगी ना यहाँ से, चलिए पेनिट्रेट हुई और क्या एंटर कर गया, स्पर्म जो है वो इसके अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर गया, स्पर्म एंटर कर गया। चलिए स्पर्म के एंटर करने के जस्ट बाद में सेकेंड स्पर्म एंटर ना कर जाए, टू प्रिवेंशन द एंट्री ऑफ फर्दर sperm in the ovum, the process in the cortical reaction, कि the entry of the one sperm, the many chemical process, biological process to prevent the entry of other sperm
नोन एज द कॉर्टिकल रिएक्शन। अभी होती कैसे है ये देखिए। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ओवम है ना, ओवम की कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ बना दूं एक बार, अपन वापस से बना रहे हैं डायग्राम। केवल मैं अब ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोरोना रेडिएटा, कोरोना पेलुसिडा नहीं बनाऊंगी, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊंगी मैं। ये लीजिए मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें क्या एंटर कर चुका है, स्पर्म को एंटर करवा दे अपन। ये इसका न्यूक्लियस हो गया भाई, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म और इसके अंदर ये लीजिए ये स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, हेड रीजन है वो एंटर कर चुका है इसके अंदर। अब देखिए जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंटर होगा ना, तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट द cortex particle present below the plasma membrane. This particle secrete the specific chemicals. These chemicals to form a layer between the plasma membrane, to form a layer between the plasma membrane and the cytoplasm, ovum cytoplasm. Then this membrane to prevent the further entry of sperm in the ovum. This process is known as the cortical reaction. क्लियर होगी इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए तो फिर अपन ये देखते हैं कि स्पर्म की जैसे एंट्री होती है ना, स्पर्म की एंट्री होते ओवम में क्या क्या चेंज होते, चेंजमेंट ऑफ ओवम आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो देखिए क्या क्या चेंजमेंट होंगे। फर्स्ट तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा ना यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेसिफिक सरफेस बन जाएगी किसके अंदर, ओवम के लिए। दिस इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन कोन। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ लिख दो आराम से दिखाई देगा, जगह भी है। फर्टिलाइजेशन कोन, ये दोनों का फर्टिलाइजेशन, जहाँ सरफेस है ना फर्टिलाइजेशन होने के लिए, जैसे देखिए मैं यहाँ बनाऊं फिर बाहर निकाल करके, जैसे ये ऐसे, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, तब अपन क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड फॉर्मेशन, फर्स्ट तो क्या हो गया, कोन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब देखिए सेकंड क्या होगा, कोन का फॉर्मेशन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन है वो इंक्रीज होगी और वेटेलाइन मेम्ब्रेन के इंक्रीज होने की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाए। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी। नेक्स्ट क्या चेंज होगा, जो इसका प्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म यानी ओवम प्लाज्म भी बोल सकते हो, इसके अंदर मूवमेंट होने लगेगा, यानी मोशन प्रेजेंट होगा, या फिर एक्टिवेशन हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ, एक्टिवेशन बोल सकते हो आप, मोशन बोल सकते हो, एक्टिवेशन एंड मोशन ऑफ ओवम प्लाज्म, या ओवम का जो साइटोप्लाज्म है वो हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इम्परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, टू इंक्रीज द इम्परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए ना एनर्जी के लिए, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, इन सब प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, ठीक है। यानी कि ये मैंने केवल है ना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाई थी क्या, क्योंकि मेम्ब्रेन तो सब हटी गई थी ना। चलिए यानी ये पूरा इंटरनल फॉर्म है किसकी, ओवम की, मेम्ब्रेन वगैरह सब हटा दी थी अपन ने यहाँ से। अब इसके बाद में एक क्या होगा, ये प्रिपेयर फॉर द माइटोसिस डिवीजन, जाइगोट बनेगा तो माइटोसिस डिवीजन की जरूरत होगी ना, तो किसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा, माइटोसिस डिवीजन के लिए। ये चेंजमेंट होंगे आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द ओवम,
क्लियर है। चेंजमेंट, फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन्स है, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो मोशंस हो जाएगा प्लाज्म के अंदर, और माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक में भी आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अपन क्या करते हैं। अब ये तो ओवम के इंटरनल पॉइंट को मैं थोड़ा लार्ज करके दिखा दिया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनका फ्यूजन करवा देंगे, यानी कि प्रोन्यूक्लियाई, किसकी प्रोन्यूक्लियाई, मेल और फीमेल की प्रोन्यूक्लियाई के बिटवीन अपन क्या करवा देंगे, फ्यूजन करवा देंगे। तो देखिए अगला टॉपिक क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। कॉर्टिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। अब प्रोन्यूक्लियाई में फ्यूजन हो तो कुछ चेंजमेंट और होंगी ना। तो देखिए चेंजमेंट के अंदर मैं यहाँ पर ओवम ही यानी कि साइटो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ये प्लाज्म बना दिया, ठीक है। कोना रेडिएटा वो नहीं बना रही हूँ मैं, हटा दी मैंने एक बार। जो ये आप जोना पेलुसिडा बची रहेगी भाई, ये ध्यान में रखना आप, ये नहीं, जैसे ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर ये है, किसका न्यूक्लियस हो गया, ये ओवम का न्यूक्लियस हो गया, है ना। अब इसके अंदर कौन है, ये देखिए हेड रीजन है, ठीक है, किसका ये है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। फिर यहाँ पर मिडल रीजन है, ठीक है। अब जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है, ये क्या है, स्पर्म एंट्री इन द ओवम, sperm entry in the ovum to induce the secondary maturation process. To induce the secondary maturation. अब secondary maturation याद नहीं हो तो मैं एक बार यहाँ बता रही हूँ, secondary maturation क्या होगा कि देखिए अपन जब oogenesis की प्रोसेस कर रहे थे तो oogenesis की प्रोसेस में सेकेंडरी oocyte बना था। सेकेंडरी जो oocyte है ये ओवेरी से क्या हो गया था, रिमूव हो गया था। अभी सेकेंडरी oocyte जो बना है ना, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड डिवीजन हो रहा है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती है कि सेकेंडरी मेचुरेशन या मियोसिस सेकेंड है वो फर्टिलाइजेशन के समय हो रहा है। तो यहाँ कौन सी प्रोसेस होगी, साथ साथ में सेकेंडरी या मियोसिस सेकेंड या सेकेंडरी मेचुरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एक तरफ से। तो अब उस समय क्या होगा कि देखिए ये जो हेड वाला पार्ट है और ये इसका कौन सा है, मिडल वाला पार्ट है। तो हेड और मिडल पार्ट हो गए ना। अब हेड और मिडल पार्ट है वो 180 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। कितने एंगल पे रोटेट हो जाएंगे, 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएंगे। तो जो मिडल वाला जो पोर्शन है, इस मिडल वाले पोर्शन के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल वाले पोर्शन में क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और जो इसका कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस, याद है ना आपके कि जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के पीछे दो सेंट्रियोल गई थी। जो गट में सेंट्रियोल थी या डेप्रेशन में सेंट्रियोल थी वो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल थी। उसके जस्ट नीचे डिस्टल थी, तो डिस्टल ने तो क्या बना दी, टेल बना दी। क्या बच गई थी, प्रोक्सिमल बच गई थी। तो जैसे 180 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, रोटेट होते ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रिच द हेड ऑफ स्पर्म। ये दोनों ही, यानी यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ चला गया, हेड ऑफ चला गया इसके सिरे वाले पार्ट पे, और जो सेंट्रियोल थी वो भी आगे की तरफ आ गई। अब जब इनके बीच में आगे, अब बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक हटा दें, यहाँ इंटरनल, इसी को अपन इंटरनल बना लेते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पहुंच जाते हैं, दोनों हेड के स्पर्म के हेड वाले पार्ट तक क्या कर गए, एंट्री कर गए। देन आफ्टर the proximal centriole to form spindle fiber.
स्पिंडल फाइबर्स। प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल थी, द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो थी वो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए एक्टिव हो जाती है। किसके फॉर्मेशन के लिए? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए एक्टिव हो रही है। और ये लीजिए साइटोप्लाज्म है ओवम का, ठीक है। टू फॉर्म द सेकेंडरी पोलर बॉडी, मियोसिस सेकेंड होगा तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी ना, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी तो कब बनती है? ये रही फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर यहाँ पर फिर मियोसिस सेकेंड होता है तो टू पोलर बॉडी और बनती है। यहाँ डिवीजन होगा तो एक तो लार्ज बनेगी, इसको अपन ओवम ही बोल देंगे, और एक ये बॉडी, तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में क्या होगा कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, मैं अलग पेन से बना देती हूँ स्पर्म के न्यूक्लियस को। स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूजन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। द प्रोन्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म प्रिपेयर फॉर द फ्यूजन। Then after the fusions of pronuclei of male and female to produce the zygote. To produce the zygote. क्या बन जाएगा? To produce the zygote. This process is known as the fusion of pronuclei. देखो सीधी सी बात है, प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन है, उसी को तो अपन डायरेक्ट क्या बोलते हैं? द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टू प्रोड्यूस द डिप्लोइड जाइगोट इज नोन एज द फ्यूजन। अब ये फ्यूजन कैसे हुआ कि जैसे एंट्री हुई, एंट्री होते ही माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्रोक्सिमल reach the head of the sperm, the proximals to prepare for the spindle fibers to form the secondary polar body. Then after a sperm mature, the nucleus of the sperm mature, fusions of the female gamete. अब देखिए ये जो कंप्लीट पाथवे बना, इसको क्या बोलते हैं? कोपुलेशन पाथ। कोपुलेशन path. This path is known as the copulation path. अब आपसे पूछिए copulation path क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? The entry of sperm in the ovum to create a path. This path is known as the copulation path. कि एक जो स्पर्म है वो ओवम में एंट्री करे फॉर फ्यूजन के लिए, तो उसने जो भी प्रोसेस क्रिएट की, जिस भी पाथवे को उसने पास किया, उसे वो क्या बोलते हैं? कोपुलेशन पाथ बोलते हैं। कई बार तो इसमें बहुत ही, जैसे अभी तो कितने सारे चेंज हुए थे आपके सामने, मैंने चेंज किया था एंट्री से लेकर के, मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हुई थी, कॉर्टेक्स रिएक्शन हुई थी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सिमल जो ट्यूब्यूल्स है वो उसके जो फंक्शंस अपन ने क्रिएट किए थे, और कई बार ये प्रोसेस बिल्कुल सीधी भी हो जाती है। तो ये था अपना चैप्टर था 32 का चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, बट ये है कि आपको रेगुलर स्टडी करनी ही होगी, तभी जाके ये टॉपिक आपके क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। विच एंजाइम टू डिजॉल्व द क्रोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। हाइलोयूरिनेज में बता दिया था मैंने, क्रोना रेडिएटा का अलग दिया था मैंने, और जोना पेलुसिडा का अलग दिया था। तो वही आंसर आपको क्या करना है? सेंड करना है। आज क्लास 8 नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अलग से जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।